अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम अपने एक और टॉपिक की तरफ जाते हैं जो आपके सिलेबस और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक है गैस्ट्राइटस। गैस्ट्रा का यहाँ पे मतलब है स्टमक और टस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक इज़ कॉल्ड एज गैस्ट्राइटस। लफ्ज़ इन्फ्लेमेशन जो है वो हमारे बॉडी के रिस्पॉन्स को कहा जाता है, यानी बॉडी के जवाब को कहा जाता है। बॉडीज़ रिस्पॉन्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारे बॉडी का इन्फेक्शन के अगेंस्ट यानी इन्फेक्शन के मुखालिफ जो रिस्पॉन्स होगा वही इन्फ्लेमेशन कहलाया जाएगा। तो इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन पैथोजेंस का बॉडी में इंट्रेंस को, यानी पैथोजेंस इंट्रेंस इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन। अगर पैथोजेंस हमारे बॉडी में दाखिल हो, इसी को इन्फेक्शन का नाम दिया जाता है। और इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है, जो जवाब होता है, वही क्या कहलाया जाता है? इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन अगर स्टमक में हो तो यही कंडीशन क्या कहलाया जाएगा? गैस्ट्राइटिस। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो गैस्ट्राइटिस के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। दरअसल इन पैथोजेंस में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हैविंग गैस्ट्राइटिस वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया। जब ये बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल होते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल होने के बाद यही बैक्टीरिया हमारे स्टमक तक दाखिल हो जाते हैं और मैदे में दाखिल होने के बाद ये हमारे स्टमक के मैदे के अंदरूनी जो लेयर्स हैं, मैदे के अंदरूनी जो लेयर है, इन्हीं इनर लाइनिंग्स को, इन्हीं अंदरूनी दीवारों को ये क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। सो मैदे के इन्हीं इनर लाइनिंग्स का डैमेज होना, मैदे के इन्हीं इनर लाइनिंग्स का डैमेज होना, यही गैस्ट्राइटिस जो है वो कहलाया जाता है। तो इन्हीं इनर लाइनिंग्स के डैमेज होने के बाद हमारे मैदे के अंदर इन्फ्लेमेटरी साइन शो होंगे। वही इन्फ्लेमेटरी साइन जो है वो पेन की सूरत में हो सकता है, यानी मैदे के अंदर पेन रहेगा। यही इन्फ्लेमेटरी साइन वही मैदे के अंदर स्वेलिंग रहेगी, रेडनेस रहेगा, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यानी ये सारे के सारे इन्फ्लेमेटरी साइन हैं। यही इन्फ्लेमेटरी साइन हमारे बॉडी हमेशा इन्फ्लेमेशन की सूरत में इन्फेक्शन के अगेंस्ट देते हैं। तो यही इन्फ्लेमेशन अगर स्टमक के अंदर हो, मैदे के अंदर हो, कंडीशन क्या कहलाया जाएगा? गैस्ट्राइटिस। सो गैस्ट्राइटिस के कॉजेज़ क्या है? बैक्टीरिया का डाइजेस्टिव सिस्टम में और डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे स्टमक में दाखिल होना और हमारे मैदे के इनर लाइनिंग्स को, अंदरूनी दीवारों को डैमेज करना, और इस अंदरूनी दीवारों के डैमेज होने के बाद हमारे मैदे के जो इन्फ्लेमेशन होंगे, यानी जो इन्फ्लेमेटरी साइंस होंगे, वही कंडीशन गैस्ट्राइटिस कहलाया जाता है। तो गैस्ट्राइटिस के कंडीशन में पैथोजेंस में से मोस्टली खास करने वाले जो कॉमन पैथोजेंस है वो क्या है? बैक्टीरिया है। और इन्हीं बैक्टीरिया में से भी एच पाइलोरिक जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसीलिए अगर गैस्ट्राइटिस होता है तो उसमें एच पाइलोरिक बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसी की वजह से जो है वो गैस्ट्राइटिस होता जाता है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर किसी शख्स को गैस्ट्राइटिस हो तो उनको कौन से साइन और सिम्टम्स जो है वो ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं? साइन एंड सिम्टम्स, यानी कौन से अलामात जो है वो उस शख्स को ज़ाहिर हो सकते हैं जिनको गैस्ट्राइटिस है। वैसे बहुत सारे, लेकिन जो कॉमन है वो क्या है? वो है इंडाइजेशन।
जिनको गैस्ट्राइटिस होता हो उनका हजमा ठीक नहीं होता, उन्हें अपना स्टमक फुल फील होता है। स्टमक फुल फील होना, इसी के साथ साथ लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख का ख़त्म हो जाना। लॉस ऑफ एपेटाइट, इसी के साथ साथ नोज़िया है, वोमिटिंग है, और वोमिटिंग के साथ कॉमनली जो कि कॉमन है, एक और कॉमन सिम्टम है, वो है हार्ट बर्न यानी मैदे का जलना, यानी जिसको हम लोग कन्वेंशनल लफ्ज़ों में दिल का जलना भी कहते हैं। तो हार्ट बर्न भी इसी का साइन एंड सिम्टम्स है। जिन अशख़ास को गैस्ट्राइटिस होता है, ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स उनमें शो होते हैं। इसके अलावा हम रिस्क की तरफ अगर चलते हैं, तो वो लोग जिनको गैस्ट्राइटिस होता हो उनको कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन्हें गैस्ट्राइटिस की तरफ लेके चलते हैं। तो फैक्टर्स में से सबसे पहला जो है वो है इन्फेक्शन। अगर एक शख्स के बॉडी में इन्फेक्शन हो, अगर वो थ्रोट इन्फेक्शन हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो, या बॉडी के किसी और पार्ट में इन्फेक्शन हो, तो वही इन्फेक्शन, वही बैक्टीरिया हमारे खून के ज़रिए या फिर यानी ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए या फिर उसी डाइट के ज़रिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल होंगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल होने के बाद वो मैदे के अंदर दाखिल हो जाएंगे और वहाँ मैदे के अंदरूनी दीवारों को नुकसान पहुँचाएंगे, यानी मैदे के अंदरूनी दीवारों को वो डैमेज कर देंगे। इसी डैमेज होने को गैस्ट्राइटिस का नाम दिया जाता है। दूसरा जो रिस्क है वो है पेन किलर्स, यानी पेन किलर्स वो मेडिकेशंस, वो मेडिसन्स जो दर्द को ख़त्म करते हैं, उन्हें पेन किलर्स का नाम दिया जाता है। तो वो लोग जो पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको भी गैस्ट्राइटिस जो है यानी उनको भी गैस्ट्राइटिस के शिकायत होते हैं, उनको भी ये गैस्ट्राइटिस हो सकता है। लिहाजा इसलिए हमें इन रिस्क से बचना चाहिए, हमें पेन किलर को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम गैस्ट्राइटिस जैसे कंडीशनिंग से बच के रहें। नेक्स्ट क्या है, ओल्ड यानी ओल्डर एज। ओल्डर एज यानी जवानों के अंदर अगर हम देखें तो गैस्ट्राइटिस की कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा जो है वो कॉमन नहीं होती। बहरहाल ओल्डर एज के लोगों में गैस्ट्राइटिस ज़्यादातर देखा जाता है। नेक्स्ट, वो लोग जो अल्कोहल यूज़ करते हैं उनमें भी ये रिस्क है गैस्ट्राइटिस की तरफ उन्हें ले जाने का। नेक्स्ट, स्पाइसी फूड। वो लोग जो स्पाइसी फूड इस्तेमाल करते हैं उनको भी ज़्यादातर शिकायत जो है वो गैस्ट्राइटिस के होते हैं। लिहाजा हम इन रिस्क से अपने आप को बचाएंगे तो हम उस पेशेंट को या ख़ुद को गैस्ट्राइटिस जैसे बीमारी से बचा पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास है टेस्ट एंड डायग्नोसिस। अगर किसी शख्स को गैस्ट्राइटिस हो तो हम उसके टेस्ट जो है वो कैसे करेंगे। जी, ये बीमारी हमने कहा था कि गैस्ट्राइटिस जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो जब इन्फेक्शियस डिजीज़ है और इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, तो हम इसको डायग्नोस करने के लिए जो है हम ब्लड टेस्ट करेंगे ताकि हम इन्फेक्शन को मालूम कर सके। तो ब्लड टेस्ट के ज़रिए हम इन्फेक्शन को मालूम करेंगे और इन्फेक्शन को मालूम करने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे एच पाइलोरिक बैक्टीरिया है तो इट मीन्स इसी की वजह से गैस्ट्राइटिस है और हम फिर उसके ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएंगे। इसके अलावा बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट आपके पास डायग्नोसिस के लिए टेस्ट है जिसको हम लोग एंडोस्कोपी का नाम भी देते हैं। पहले भी हमने अपने लेक्चर में और बल्कि क्लास के अंदर मल्टीमीडिया में भी हमने इस चीज़ को ज़ाहिर किया है और सबको दिखाया है कि एंडोस्कोपी क्या होता है और इसकी प्रोसीजर क्या था और हम इसे कैसे करते हैं। तो एंडोस्कोपी के ज़रिए भी हम गैस्ट्राइटिस को शो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम डायग्नोसिस में या टेस्ट में हम एक्सरे भी कर सकते हैं। एक्सरे टेस्ट हम करेंगे, इसी के ज़रिए जो है हम गैस्ट्राइटिस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद जो है हम अगर इनके कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चले जाए। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है मुश्किलात। वो लोग
जिन्हें गैस्ट्राइटिस हो वो किन मुश्किलात की तरफ जा सकते हैं। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस हो और उसका प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं करे तो वो अमूमन स्टमक अल्सर की तरफ जा सकता है। वो स्टमक ब्लीडिंग यानी उसके मैदे से खून जो है वो बह सकता है, खून निकल सकता है, वहाँ पे इन्फेक्शन फर्दर ज़्यादा हो सकता है, तो वो स्टमक अल्सर या फिर स्टमक ब्लीडिंग की तरफ जा सकता है। और इसके अलावा उसे स्टमक कैंसर भी हो सकता है। तो लिहाजा ऐसे अशख़ास या ऐसे पेशेंट जिनको गैस्ट्राइटिस हो वो बर वक्त इस गैस्ट्राइटिस का जो है वो इलाज करे ताकि वो इन कॉम्प्लिकेशन से ख़ुद को बचा सके, स्टमक अल्सर से ख़ुद को बचा सके, स्टमक ब्लीडिंग से ख़ुद को बचा सके एंड स्टमक कैंसर से ख़ुद को बचा सके। चलिए अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। अगर एक शख्स को गैस्ट्राइटिस हो तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो कैसे की जाएगी। याद रखिए अगर गैस्ट्राइटिस एच पाइलोरी की वजह से हो तो एच पाइलोरी की कंडीशन में जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, हम यहाँ पे कम्बिनेशन में हम एंटीबायोटिक देते जाएंगे। कम्बिनेशन में हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ ये जो गैस्ट्राइटिस की जो कंडीशनिंग है ये बैक्टीरिया की वजह से है और इन्फेक्शन की वजह से है, इसीलिए हम इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हम किस फॉर्म में, कम्बिनेशन के फॉर्म में। कम्बिनेशन का मतलब ये है कि हम दो एंटीबायोटिक जो है वो एक साथ इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा यही कम्बिनेशन फॉर्म कहलाया जाएगा। तो दो एंटीबायोटिक में से हम जो है जो बहुत ही कॉमन है ख़ास तौर पे एच पाइलोरिक में और गैस्ट्राइटिस कंडीशन अगर एक एच पाइलोरिक की वजह से हो तो उसमें हम क्लेरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करेंगे, क्लेरिथ्रोमाइसिन प्लस, ठीक है, एमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल करेंगे जो एमॉक्सिल नेम में आता है, यानी एमॉक्सिल इसका ब्रांड नेम है और एमॉक्सिसिलिन जो है वो इसका क्या है, वो इसका फार्मूला नेम है। इसी तरीके से क्लेरिथ्रोमाइसिन का जो फार्मूला नेम है, क्लेरिथ्रोमाइसिन इसका फार्मूला नेम है और ब्रांड नेम जो है वो क्लेरिटेक या फिर क्लेरिसिड के नाम से आते हैं और भी बहुत सारे इसके ब्रांड नेम है। तो ये भी हम एक एंटीबायोटिक देंगे और ये भी एक एंटीबायोटिक देंगे, दोनों एंटीबायोटिक हम कम्बिनेशन फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिहाजा यही दोनों एंटीबायोटिक मिल के गैस्ट्राइटिस अगर एच पाइलोरिक से हो तो इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैदे के बाकी जो कंडीशनिंग होते हैं उनके लिए हम क्या दे सकते हैं, उनके लिए हम पीपीआई यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर उनको दे सकते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स में से कौन कौन से ड्रग्स मौजूद होते हैं, इसमें पेंटोप्राजोल है, पहले भी हमने पढ़ा था, ठीक है, इनमें पेंटोप्राजोल है, ओमिप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, रेबीप्राजोल है और एसोमीप्राजोल है, ठीक है। इसके अलावा हम H2 ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। अब H2 ब्लॉकर्स कौन से ग्रुप है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था, जिसमें सेमीटाइडिन, रेनिटाइडिन, चलिए इसे यहाँ लिखता हूँ, रेनिटाइडिन या फिर फेमोटाइडिन जो है वो होते हैं, क्लियर। तो ये रेनिटाइडिन, फेमोटाइडिन, सेमीटाइडिन, ये तीनों जो है ये क्या है, ये H2 ब्लॉकर से है इनका। और ये जो पीपीआई है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स है, इन दोनों ग्रुप में से अगर हम एक टैबलेट देंगे तो इसका फ़ायदा आपके पास क्या होगा कि मैदे के जो साइन एंड सिम्टम्स थे यही क्या होंगे, ये कम से कम होंगे और पेशेंट जो है वो ख़ुद को कंफर्ट
महसूस करता जाएगा और इस गैस्ट्राइटिस के कंडीशन को ईजी फील करता जाएगा। और साथ साथ इसकी जो ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक कम्बिनेशन में है, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन को, यानी एमोक्सिल और क्लेरिटेक या क्लेरिसिड को एक साथ, ये दोनों एंटीबायोटिक हम एक साथ में जो है वो कम्बिनेशन के फॉर्म में देंगे। और अगर हम एमोक्सिसिलिन नहीं तो इसकी जगह हम फ्लैजिल यानी कि मेट्रोनिडाज़ोल, जो कि फ्लैजिल ब्रांड नेम में आता है, तो इसको भी हम साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कम्बिनेशन ड्रग और साथ साथ ये इन सिम्टम्स के लिए ये ड्रग्स देना, ठीक है, गैस्ट्राइटिस से उस पेशेंट को निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ तक आपका टॉपिक था। थैंक यू सो मच।